Hello friends and students, welcome to पूजा खत्री चैनल। सो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंजाइम का, कुछ टाइप्स थे एंजाइम्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स थे और क्लासिफिकेशन थी। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं। तो कुछ 6 फैक्टर्स हैं, जैसे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, को एंजाइम्स हैं, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर, वाटर और रेडिएशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे इफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा जब हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन कुछ हद तक, कि एक लेवल तक। जैसे कि हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है उसकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, लेकिन एक मैक्सिमम रेंज तक। जैसे ही एक एंजाइम एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसके अंदर मजीद और हमें सबस्ट्रेट को ऐड करने से एंजाइम की एक्टिविटी इनहांस नहीं होगी। चलिए हम देख लेते हैं इसको एक ग्राफ की मदद से। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, दिस शोज द रेट ऑफ रिएक्शन और इस साइड पे है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब क्या कर रहा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ रहा है स्लोली स्लोली, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन एक पॉइंट आ जाती है जो एक्स पॉइंट है, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। अब पॉइंट ऑफ सेचुरेशन क्या है कि लेट सपोज हमारे पास 5 से 6 एंजाइम यहाँ पर मौजूद है। चलिए 5 एंजाइम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और वो 5 के 5 एंजाइम्स जो है वो 5 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो 5 एंजाइम 5 सबस्ट्रेट के साथ बिजी है। तो ये है सेचुरेशन पॉइंट। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एंजाइम की क्वांटिटी वही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट जो है उसकी क्वांटिटी को डबल कर रहे हैं, यानी कि हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी 10 कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वो 5 एंजाइम अपना जो काम कर रहे हैं जब वो फारिग होंगे तो दूसरा जो है ना वो एंजाइम्स उसके अंदर हिस्सा ले पाएंगे रिएक्शन के अंदर। तो इस तरह से जब एक पॉइंट तक जो है ना वो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की जो इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है ना वो इनहांस होगा, लेकिन उसके बाद वो रिएक्शन आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, नीचे की तरफ या एक सीधी लाइन में जा रहा है। फिर आ जाए टेम्परेचर के ऊपर। तो पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एंजाइम्स जो होते हैं ना बड़ी सेंसिटिव इन नेचर होते हैं, जिसके लिए हमने यूज किया टर्म थर्मोलेबाइट। तो एंजाइम जो होते हैं ना वो सेंसिटिव टेम्परेचर है, बिकॉज क्या हो रहा है कि एंजाइम जो है ना वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एंजाइम जो है वो हाईली एक्टिव कब होते हैं। हाईली एक्टिव होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इनहांस करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस नहीं बल्कि वो एंजाइम से डीनेचर हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर एंजाइम 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होंगे, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। ये ग्राफ है जिसकी मदद से हम अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दिस इज द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी एंड दिस टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर जो है अभी लेट सपोज हमारा यहाँ पर 0 है, तो 0 के ऊपर आपके एंजाइम्स क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। चले अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, फिर 30 है, तो 37 पे अगर पॉइंट पे आ जाए ये टेम्परेचर, तो हम देखेंगे कि ये हमारी जो पीक पॉइंट है कि यहाँ पर जो है ना हमारे एंजाइम्स क्या हो रहे हैं, हमारे एंजाइम्स यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। लेकिन अभी टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है ना बढ़ने से एंजाइम की जो नेचर जो है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन के बने हुए एंजाइम्स हैं इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद है उनकी बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देती है। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास कौन सा है, पीएच है। पीएच किसे कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन को। तो एंजाइम जो है ना वो स्पेसिफिक नेचर है, तो इस वजह से ये पीएच के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर पीएच के अंदर चेंज आएगा, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर चेंज आएगा, तो इससे क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट पे मौजूद हैं उसके अंदर आयोनाइजेशन हो जाएगी और उनकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड्स जो है ना टूटना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और हम अगर 2 एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन का एंजाइम का एग्जाम्पल दिया है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं।
तो पेप्सिन जो है वो बेस्ट वर्क कर रहा है किस पीएच में, 2 पीएच में। इट मीन्स कि ये जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी रख रहा है, यानी कि एसिडिक नेचर में प्रॉपर्ली वर्क कर सकता है। और ट्रिप्सिन जो है वो वर्क कर रहा है 8 पीएच में, यानी कि ये बेसिक प्रॉपर्टी है या बेसिक पीएच के अंदर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन के बिना होता है या नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है ना वो 2 तरह का होता है। कोफैक्टर होते हैं ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर मॉलिक्यूल्स अगर लूजली अटैच्ड हैं तो उन्हें हम कहेंगे कोएंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स जो है ना वो क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? कोएंजाइम दरअसल में एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने में मदद करते हैं। जैसे कि हाँ, अगर हम बात करें एनएडी की या एफएडी की, एनएडी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है? तो ये क्या करता है कि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है, उस लाइट रिएक्शन में जब वाटर की ब्रेकडाउनिंग होती है तो उससे जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, उन हाइड्रोजन आयंस को कैरी करने का काम कर रहा है एनएडी। ठीक है, तो क्या कर रहा है? इन हाइड्रोजन आयंस को कैरी कर रहा है और कहाँ लेकर जाता है? इसको लेकर जाता है डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन से। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर देख लें तो जो कोएंजाइम्स होते हैं वो ज्यादातर विटामिन जो होते हैं ना वो एज अ कोएंजाइम वर्क करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जो है ना विटामिन के रॉ मटेरियल्स या हम कहें प्रीकर्सर्स हैं, उनसे भी कोएंजाइम्स हमारे बनते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्टिवेटर्स के ऊपर। अब देखिए एक्टिवेटर जो होता है ना वो समझें कि एक किस्म की एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए लाजमी होता है। जैसे कि अगर एंजाइम है और उसके पास एक नॉर्मल एंजाइम की यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख लें, ये नॉर्मल एंजाइम है, वर्किंग एंजाइम है, और ये इसकी ये पॉइंट है जहां पर एक्टिवेटेड अटैच हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसे एक्टिवेटर दे दें तो क्या होगा, इसकी एबिलिटी जो है ना वो इनहांस हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अब एक्टिवेटर्स होते क्या हैं? तो कोफैक्टर में जो इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। ऑर्गेनिक अगर हैं तो हम उन्हें कहेंगे कोएंजाइम्स, अगर इनऑर्गेनिक आयंस हैं तो हम उसे कहेंगे एक्टिवेटर्स, जिनका काम क्या है? एंजाइम की एक्टिविटी को इनहांस करना, इंक्रीज करना। एग्जाम्पल ले ले मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो फॉस्फेटेज एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं। हालांकि मैग्नीशियम आयन बहुत से और भी एंजाइम्स के साथ मिलकर वर्क करता है, तो यहाँ पर फॉस्फेटेज के साथ मिलके काम करता है। अब फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है कि किसी लेट सपोज हम एटीपी का एग्जांपल ले लें, अगर एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, तो उसको फॉस्फेट जो ऐड करवाने वाला होगा वो फॉस्फेटेज एंजाइम होगा। फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक आयंस में यानी एक्टिवेटर्स में, तो जिंक आयंस। जिंक के आयंस जो है वो किसके लिए काम करते हैं या किस एंजाइम के साथ वर्क करते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये कहाँ पर होता है? तो हमारे आरबीसीज में, जहां पर हमारे जो भी हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद होती है, तो उन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना या उन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को ऐड करवाने वाले जो एंजाइम्स हैं उन्हें कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं इनहेबिटर्स। अब इनहेबिटर्स किसे कहते हैं? इनहेबिटर्स कुछ किस्म के केमिकल्स होते हैं, कुछ किस्म के केमिकल सबस्टांसेस हैं जो क्या करते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अभी तक हमने बात की थी वो सब हेल्पर के तौर पर काम कर रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से वो हेल्पिंग कर रहे थे एंजाइम की एक्टिविटीज में। लेकिन जो इनहेबिटर्स होते हैं ये उसके बरक्स काम कर रहे हैं, यानी कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो इनहेबिटर्स हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और अरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अब क्या मुराद है इन दोनों टर्म से? मतलब कि अगर इनहेबिटर एक दफा आकर किसी एंजाइम के साथ बाइंडिंग कर ले, तो वो वहां से अगर हट जाए या लूजली बाइंडिंग हुई हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है, सब बाइंडिंग हुई हुई है इनहेबिटर की एंजाइम के साथ, तो हम उसे कहेंगे कि रिवर्सिबल है, ये उससे अटैच होता है और देन वो उससे अलग भी हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो कि एक दफा एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं तो वो
वहां से हटते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाते हैं एंजाइम के साथ। इसकी वजह से क्या होता है कि वो वहां से हट नहीं पाते हैं, तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम कहते हैं इरिवर्सिबल। अब इनहिबिटर्स जो हमें मिलेंगे वो दो तरह के मिलेंगे हमारे पास। एक है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स और दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर से मुराद ये है कि वो वाले इनहिबिटर्स जो क्या करते हैं, जो कि एक्टिव साइड पे अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख लें यहाँ पर, तो अब ये नॉर्मल एंजाइम है, नॉर्मली बाइंडिंग साइड इसकी मौजूद है और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है सबस्ट्रेट। यहाँ पर अगर आप देखें नंबर बी पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो यहाँ पर ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, एक किस्म का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। तो ये कॉम्पीट करता है, ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को मिमिक करता है, यानी उसके जैसी कॉपी बना लेता है, अपने आप को उस जैसा बना लेता है और आकर एक्टिव साइड पे बैठने की कोशिश करता है, मतलब कि ये एक्टिव साइट पे ही बैठना चाहता है। तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहेंगे। चलें, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है इसने सबस्ट्रेट को मिमिक भी कर लिया और आकर एक्टिव साइट पे बाइंड भी हो गया। लेकिन जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, तो वो उस कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अब ये सबस्ट्रेट भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इफेक्टेड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी। अगर कि ये रिवर्सिबल है तो इस कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर से ओवरकम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है तो हम यहाँ पर 3 और सबस्ट्रेट बढ़ा दें। अगर यहाँ पर 3 और सबस्ट्रेट आ जाएंगे तो ये होगा कि एक दफा ये आएगा, बैठेगा, रिएक्शन होगा, फिर दूसरी दफा और रिएक्शन होगा और सबस्ट्रेट बैठेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5 दफा 5 सबस्ट्रेट बैठेंगे और छठी दफा अगर ये बैठ गया तो ये होगा कि 5 दफा रिएक्शन हो रहा है जिससे हमारा कोई प्रोडक्ट भी बन रहा है और छठी दफा जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कोई चीज नहीं बन रही या प्रोडक्ट नहीं बन रही है। तो ये होगा कि हम अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को इनहांस कर दें तो इससे होगा कि ये एंजाइम जो है ना वो अपने आप को कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर से बचा सकता है। अब दूसरे जो इनहिबिटर्स हैं, जैसे मैंने कहा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो है ना वो एक्टिव साइट के लिए कोई कंपटीशन नहीं रखते हैं, यानी कि ये सबस्ट्रेट के साथ कोई कॉम्पीट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसके बजाय किसी और साइट पे जाकर अटैच होना, यानी अदर देन एक्टिव साइट, जिसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक यानी कि वो पार्ट जो कि अदर देन एक्टिव साइट है ना, तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, जो बीच में यहाँ पर आपको फ्लो नजर आ रही है, तो ये एक्टिव साइट्स के बजाय दूसरा साइट है, तो इसे कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। अब इस एलोस्टेरिक साइट पे अगर अगर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आकर बैठ गया तो इससे ये होगा कि इसकी जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट आप देखें, पहले इसकी एक्टिव साइट किस तरह की है, अब इसकी एक्टिव साइट अल्टर हो चुकी है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो रही है, ऑल्टर्स हो रही है और इस वजह से भी एंजाइम फर्दर सबस्ट्रेट को अटैच नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो कॉम्पीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ और ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो कि अदर देन साइड पे बैठ रहा है और इससे क्या हो रहा है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है वो ऑल्टर हो चुकी है। तो ये था इनहिबिट। अब आ जाते हैं फीडबैक इनहिबिशन के ऊपर। अब जो ये फीडबैक इनहिबिशन है ना, इसका कोई मतलब कि ये कहें हमारे लिए फीडबैक इनहिबिशन जो है ना, ये इसका कोई नुकसान नहीं है हमारे लिए। दरअसल में ये क्या कर रहा है, ये हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक चेक बैलेंस मैकेनिज्म है। चेक बैलेंस मैकेनिज्म का मकसद ये है कि ये फीडबैक इनहिबिशन सेल के अंदर होम्योस्टेसिस का काम कर रहा है, यानी कि चीजों को स्टेबल रखने में हेल्प कर रहा है। तो हम इसे स्ट्रक्चर से हम इसको अंडरस्टैंड करने की अगर कोशिश करें तो फीडबैक इनहिबिशन में क्या हो रहा है, देखें सबसे पहले ये एंजाइम है, एक ये एंजाइम है, 4 किस्म के एंजाइम चले यहाँ पर है। तो ये फर्स्ट एंजाइम जो है किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और उस प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज कर लेता है।
ठीक है, रिएक्शन यहाँ से शुरू हो चुका है, यानी बिगिनिंग ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ और उसने उस प्रोडक्ट को चेंज कर दिया एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। तो अगर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है तो लाजमी है वो दूसरे एंजाइम के पास जाएगा, जहां दूसरे एंजाइम के साथ बाइंड होगा और अगेन वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज होगा। देन वो तीसरे एंजाइम के पास जा रहा है और अगेन वो रिएक्शन होकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा है और इस तरह से चौथे एंजाइम के पास जा रहा है और एक मजीद प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारी, यानी अब हमारा है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे कि ये फाइनल हमारी प्रोडक्ट बन चुकी है। अच्छा, ये प्रोडक्ट बन रही है, ये प्रोडक्ट तब तक बन रही है जब तक हमारी बॉडी में ये यूटिलाइज्ड हो रही है, यानी कि ये अगर इस्तेमाल हो रही है तो इसके बनने का फायदा है कि ये बनती रहे। लेकिन एक हद आ जाती है जहां पर प्रोडक्ट मजीद हमारी बॉडी में इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो ये हो गया ना कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो एनर्जी को ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो चुकी है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या करती है, खुद जाकर बैठ जाती है फर्स्ट एंजाइम, इनमें से किसी के पास भी नहीं, बल्कि ये क्या कर रही है, ये प्रोडक्ट जाकर फर्स्ट एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड पे। अब आपको पता है एलोस्टेरिक साइड कौन सी होगी, अदर देन एक्टिव साइड, एक्टिव साइड की बजाय कोई भी यहाँ पर पार्ट उसके साथ अटैच होगी। अब जब यहाँ पर अटैच होगी तो ये क्या होगा, एक्टिव साइड हो जाएगी अल्टर, और एक्टिव साइड अल्टर होने की वजह से क्या होगा, मजीद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगी। जब मजीद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो ना तो ये एंजाइम काम करेगा, ना ये न करेगा, ना ये, मतलब कि ये चेन जो है ना यहाँ से ही ब्रेक हो चुकी है। तो इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी कि ये बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पाथवे जो होती है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, उनको ब्लॉक करने के लिए यूज होती है। और ये बिगिनिंग जहां से स्टार्ट हो रही होती है ना, यानी फर्स्ट पॉइंट से, उसी एंजाइम को जाकर ये जो ना इफेक्ट करता है, या ये वहां पर जाकर एलोस्टेरिक साइड पे अटैच हो जाता है और उसकी एक्टिविटी जो है उसको वहीं पर स्टॉप कर लेता है। तो इसका हमारे लिए जो है ना चेक एंड बैलेंस सिस्टम की तरह हो गया है, होम्योस्टेसिस कर रहा है, यानी कि ये हमारी बॉडी में हेल्पफुल है। फिर हमारे पास आ जाता है फिफ्थ फैक्टर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर। अब पानी जो है ना वो भी जरूरी है, क्योंकि हमने पहले ही भी बात की हुई है कि जो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो एक्वस मीडियम में बेस्ट वर्क कर रहे हैं। तो इस वजह से जो एंजाइम्स हैं उसके लिए पानी भी एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो फैक्टर हो जाता है कि वो हेल्प कर रहा है या प्रॉपरली वर्क करे। लेकिन पानी की क्वांटिटी में डिक्रीज हो जाना फिर जो है ना एंजाइम की क्वांटिटी में या एंजाइम की एक्टिविटी में इफेक्ट करेगा। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड का। अगर हमने लेट सपोज एक सीड है उसको जो है ना जमीन में प्लांट किया है, प्लांट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं, वाटर देते हैं। जब वाटर दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर जो सीड है, सीड के अंदर एक एक्टिवेटर होता है जिसे कहते हैं ग्रोथ एक्टिवेटर। तो वो ग्रोथ एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और वो ग्रोथ एक्टिवेटर क्या करता है, डीएनए को जाकर एक्टिवेट करता है। फिर डीएनए क्या करती है, अपने आप से जो है ना वो आरएनए बनाती है, यानी इंफॉर्मेशन देती है आरएनए के फॉर्म में। अब आरएनए जो है ना, तो आपको पता है कि ये प्रोसेस जो डीएनए से आरएनए बनेगा इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से बनेगी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स। प्रोटीन जब बनेगी तो इसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। अब जो प्रोटीन बनी है वो क्या करेंगी, वो जाकर एंजाइम बनाएगी। कौन सा एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, क्योंकि हमने बात की एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं। अब अमाइलेज क्या करेगा, जो उसमें सीड में फूड स्टोर्ड है स्टार्च के फॉर्म में, उसको क्या करेगा, ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्च को पहले वो माल्टोज में चेंज करेगा, फिर माल्टोज जो है ना उसको माल्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में चेंज किया जाएगा। अब जब ग्लूकोज बनेगी तो वो रेस्पिरेशन के मेथड में जाएगी, रेस्पिरेशन होगी जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज की बर्निंग होगी और वो एटीपी बनाएगा, जिससे ये होगा कि उसको उस सीड को एनर्जी मिलेगी और वो जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाटर भी जरूरी होता है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। तो लास्ट फैक्टर हमारे पास जो है वो है रेडिएशंस। अब देखिए रेडिएशंस जो होती है ना उनमें बड़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं। तो ये हाई अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन, जो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इनमें, ये एनर्जी जो क्या करती है, जब अगर किसी एंजाइम के एक्ट में आ जाए तो वो क्या करती है, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके बीच में जो दरमियान में बॉन्ड है, जब उनको ज्यादा हीट मिल जाती है, बिकॉज इनमें क्या होता है, एनर्जी होती है, इट मीन्स के हीट भी है, तो वो हीट क्या करती है, वो एनर्जी क्या करती है,
वो एनर्जी उन अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। जब बॉन्ड्स ब्रेक होगी अमाइनो एसिड की, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑल्टर होगी, जिसकी वजह से पूरा जो आपका एंजाइम का शेप है वो ऑल्टर होगा। तो इस तरह से जो है ना रेडिएशंस भी हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स ऑन द एंजाइम्स एक्टिविटी।